अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हूँ मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं तशामुल हक साहब। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी। नाज़रीन, आज काफ़ी टाइम बाद एक हमने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, ख़ासकर अपोजिशन की जानिब से सवाल उठ रहा था बार बार कि शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं, क्यों मुतहरिक नज़र नहीं आ रहे। फाइनली आज उन्होंने एक बार फिर से सियासत में एंट्री की है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम से उन पर सवालात उठ रहे थे कि वो कहाँ हैं, क्यों मुतहरिक नज़र नहीं आ रहे। फिर कुछ दिनों पहले जो हमने सिचुएशन देखी जब नाब ने मरियम नवाज शरीफ साहब को बुलाया और वो जब आई उसके बाद जो सिचुएशन हुई और फिर तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को मफरूर करार दिए जाने की जो डेवलपमेंट सामने आई, उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब मुतहरिक नज़र आए। 2 बार मौलाना फजल रहमान साहब को उन्होंने कॉल भी की है, बिलावल साहब से रब्ता किया, मरियम से उन्होंने रब्ता किया है। इस पर बहुत सारे सवालात आ रहे थे कि शायद नवाज शरीफ साहब का इत्तेमाद शहबाज शरीफ साहब से उठ चुका है या फिर जो डील थी उसमें कुछ मज़ीद डेवलपमेंट आई है, डील जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और जो आज की अहम डेवलपमेंट है जिस पर मैं बात करना चाह रही थी वो ये है कि अब जो तालिबान का जो एक वफ़द था वो इस्लामाबाद पहुंच चुका है। शाह महमूद कुरैशी साहब की दावत पर वो यहाँ पर पहुंचा है। इसी पर डेवलपमेंट क्या हो सकती है, ख़ित्ते में क्या असरात होंगे, उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा प्रोग्राम का उसमें हम बात करेंगे कराची के जो हालात हम देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में भी, और अभी भी जो सिचुएशन चल रही है, कमेटियाँ बन रही हैं, कुछ डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही, काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, इस पर भी बात करेंगे। ज़ुबैर साहब वैसे तो उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है, लेकिन चूंकि वो वहां पर कराची में मौजूद है, उनसे जानेंगे सिचुएशन क्या है, काम क्यों होता नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले अगर ज़ुबैर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। अच्छा सर, अब सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारी बातें सामने आ रही थी कि शहबाज शरीफ साहब मुतहरिक नहीं हैं और शायद नवाज शरीफ साहब का इत्तेमाद उन पर नहीं है, और ये भी सामने आ रही थी बातें कि शायद जो डील था वो ख़त्म हो चुका है। आपको क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन है, क्यों इस तरह के सवालात उठ रहे हैं? मेरा ख्याल है 2-3 सवाल। एक तो आपने शहबाज शरीफ के हवाले से किया कि वो मुतहर्रिक नहीं है, तो वो तो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ली होगी। उनकी जिस किस्म की उनकी सेहत रही है उस हवाले से वो बिल्कुल रोल प्ले कर रहे हैं, और वरना तो वो बिल्कुल साइड ट्रैक हो जाते हैं, चुप करके बैठ जाते हैं। सो ही इज़ वेरी मच देयर एंड एज हार्ड हिटिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी करनी चाहिए थी 2 साल की कारकर्दगी के हवाले से, और जो ये हुकूमत फुली डिज़र्व करती है। कोई डील कभी थी ही नहीं मेरा ख्याल है, और वो इस वजह से ही देखें समझ आ जाना चाहिए कि लोग अब परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हुआ है, कि क्या डील का कोई वक्त था, दौरानिया था कि जी इस वक्त तक मियाँ नवाज शरीफ मुतहर्रिक नहीं होंगे या मरीम नवाज नहीं बोलेंगी। हमने हमेशा से मेंटेन किया था कि जब वक्त होगा और सियासी माहौल के हवाले से और जो हालात ओवरऑल रहे हैं पिछले 2 साल में जब से ये हुकूमत आई है, तो हमें हर कदम देखभाल के उठाना पड़ता है, और बहुत दफ़ा उसको डील की तरफ इशारा किया जाता है। तो व्हाट हैपन टू ऑल दैट डील, मतलब कोई डील नहीं है। तो फिर नवाज शरीफ साहब इतने अरसे तक खामोश क्यों थे? थोड़े डाउट्स हैं, वो क्लियर कर दीजिएगा। कि कहा यह जा रहा है कि पहले वो नहीं बोले, जैसे ही उनको मफरूर करार देने की डेवलपमेंट सामने आई तोशा खाना रेफरेंस में, तब वो बोले। मेरा ख्याल है वो तो दूसरे तरीके से होता अगर ऐसा होता कि जी वो अगर उनका रेफरेंस आया था, और ये तो बीच में बहुत सी दफ़ा आते भी रहे हैं, दूसरे रेफरेंसेस भी आते रहे हैं, तो फिर तो उनको और ज़्यादा खामोश हो जाना चाहिए था। और अगर कोई डील थी तो फिर वो डील करने वालों को वो याद दिलाते कि भाई मेरे साथ तो डील है, आप ये क्या कर रहे हैं। तो अगर डील होती है और वो कवर करती है कि तो उसकी वजह से तो कोर्ट्स कचहरी भी तमाम फैसले उसी डील के हिसाब से करते, तो फिर ये तो केस ही नहीं आना चाहिए था। अभी भी आपको पता है 1 सितंबर को एक जो एवन फील्ड का केस है जिसमें उनकी सज़ा सस्पेंड हुई हुई है, उस वो लगा हुआ है। तो ये तो मेरा ख्याल है ऑन गोइंग है। और देखे ना, जब साद रफ़ीक साहब का भी जजमेंट आई थी
और बहुत हार्ड हिटिंग जजमेंट थी नैब के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का बार बार जिक्र किया गया था, तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो ज़ाहिर है हुकूमत वक्त ही कर सकती है, तो उन दोनों की तरफ था। और अगर वो कोई ऐसा चीज़ होती, उसके बाद आपने देखा कि नैब ने और ज़्यादा तेज़ी आ गई, और ज़्यादा केसेस फाइल करने शुरू कर दिए। उसी के बाद मरीम नवाज़ को भी बुलाया गया था 11 अगस्त को, वो जो नैब के ऑफिस के सामने जो भी हुआ था, और शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी आ गया है। और तो आई थिंक दोनों साइड से अगर आप देखें कि ऐसा नहीं महसूस होता कि या तो सीज़ फायर ख़त्म हो गई है या सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी एक तरफ से शुरू हो गई है। मेरा नहीं ख्याल है कि इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ एनी डील। लेकिन एहतशाम साहब, आपको क्या लग रहा है? मुझे जो सिचुएशन नज़र आ रही है, मैं इसमें गलत भी हो सकती हूँ, सिचुएशन ये कुछ बन रही है कि जब मरियम साहिबा को कॉल किया गया और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नवाज शरीफ साहब को जब फुर्र करार दिए जाने की डेवलपमेंट सामने आई तो एक बार फिर से हमने नवाज शरीफ साहब को देखा, वो मुतहर्रिक नज़र आए। क्या ये कोई मैसेजिंग थी कि अगर आपने कुछ किया तो हम भी यहाँ से करेंगे, उसके बाद फिर हुकूमत भी मुतहर्रिक हो गई कि हमने नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आना है? मारिया, मैं ब्रीफ से कमेंट करूंगा और फिर मैं ज़ुबैर साहब से मैं भी सवाल पूछूंगा। ज़ुबैर साहब से मेरा बड़ा पुराना मोहब्बत और इज़्ज़त का रिश्ता है। आप बड़े मेहनती आदमी, अपने काम जो करते हैं बड़े ढंग से करते हैं, दबंग तरीके से करते हैं। लेकिन ब्रीफ सी बात मैं ये कहूँगा कि आप देखते हैं कि 9 माह के बाद ये मामला आज हम देख रहे हैं कि सियासत में और मुल्क के हुकूमती ऐवानों में एक बार ज़बरदस्त हलचल पैदा हो गई है। ये उस वक्त पैदा हुई, देखें 2 माह के लिए गए थे, 8 माह की ज़मानत पे वो गए थे, नवाज शरीफ साहब के इलाज करवाएंगे, इलाज करवा के वापस आएंगे। लेकिन ये भी साथ था कि भी जब तक इलाज नहीं होगा तो रहेंगे वहाँ पे 9 माह के बाद। अब बात यह है कि जब तक इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा, फ़र्ज़ करें हुकूमत भी कह रही है, तो इस स्टेज पे नवाज शरीफ साहब का बोलना ये बड़ा मानी रखता है। फास्ट फारवर्ड इसको इस तरह कर लेते हैं बड़ा तरीके से, ताकि लोगों को भी पता चले कि भाई मामला हुआ क्या था। नवाज शरीफ साहब जब गए थे, पैनल ऑफ डॉक्टर्स बैठे थे और उन्होंने फैसला किया जी नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब है, बहुत ख़राब है, प्लेटलेट्स 2000 तक आ गए, उनको बाहर जाने की ज़रूरत है। इसमें यास्मीन राशिद साहिबा बार बार ये बात मानती हैं, कहती रही हैं। फिर जब इनको यकीन हो गया कि जी सूरत हाल ख़राब हो रही है, तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब के इमरान खान साहब ने शौकत खानत के हॉस्पिटल के जो बड़े उनके करीबी डॉक्टर हैं, जो आजकल उनके एडवाइज़र हैं, डॉक्टर फैसल, उनसे पूछा गया, उन्होंने भी रिपोर्ट दी कि जी बहुत बीमार है, उनको जाने की ज़रूरत है। ताहिर शमसी साहब बड़े नामवर, आप देख लें कि वो डॉक्टर हैं कराची से, उनको बुलाया गया, उन्होंने भी ये कहा कि जी बीमार हैं, जाना चाहिए, वो चले गए। उसके बाद आम तौर पे लोगों ने ख्याल किया कि जी जब तक वो वहाँ पे हैं सियासत खामोश रहेगी। हमने देखा सियासत में हलचल नहीं भी थी, क्योंकि बहरहाल लीडर नवाज शरीफ साहब हैं इनकी पार्टी में, ठीक है, वोट बैंक उनका है, बार बार या उसके बाद उनकी मरियम साहिबा जो बेटी हैं, 1 तारीख पे जब वो गई हैं, उसके एकदम से हमने देखा कि हर चीज़ मुतारिक हो गई है। अब आज जो शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, ये मेरे ख्याल में ये बड़ी मानी खेद है। फुल फ्लेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, एक तो वाइट पेपर जारी किया उन्होंने, 2 साल की कारकर्दगी सिफर की। दूसरी तरफ हुकूमती लोग जो है ना, वो तो रोज़ाना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शिबली फराज साहब और मैं देख रहा था और रमादर साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनकी सुई उसी बात पे फंसी है कि जी 2 साल में आपने क्या किया, 2 साल में आपने बड़ा घर कर दिया। मान लिया जी बड़ा घर कर दिया, अब सवाल है कि या क्या 5 साल ख़त्म होंगे उस वक्त भी आप यही रट लगाएंगे? भाई आपको मौका मिला है, आप ठीक करें ना चीज़ें। आपने बहुत पॉइंट पॉलिटिकल स्कोरिंग जो करनी थी कर ली, अखबारात में भी आ गया, मान लिया कई हवालों से शायद लगता भी है कि जी खराबी बहुत पैदा हो गई थी, उसको ठीक करने की ज़रूरत थी, आपने ठीक नहीं किया। यानी मौजूदा हुकूमत का जो मैंडेट था कि जी इकॉनमी को ठीक करना है, मईशत का पहिया चलाना है, फॉरेन फ्रंट पे मामलात को बेहतर करना है, सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं वो किस तरह अदारों के साथ मिलकर बेहतर करने हैं, उसमें तो चलने की हद तक कामयाबी हुई। अब सवाल यह है कि इतना पैनिक आज मैं क्यों देख रहा हूँ या सारे लोग क्यों देख रहे हैं? अब बुनियादी वजह ये समझ आ रही है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा जाता है कि जी ज़ुबैर साहब से भी हम पूछेंगे इस हवाले से कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, वो हम देखते हैं वो अकेले सोल वुल्फ, लोन वुल्फ वाली जिसको कहते थे, लोन वुल्फ, वो अपने तौर पे सारी कोशिश कर रहे थे। अब ये कहा जाता है कि तलात हैं कि जिस दिन शहबाज शरीफ साहब की उनकी मीटिंग हुई 2 हफ्ते पहले, 2.5 हफ्ते पहले, उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होके जा रहे थे उधर DI खान अपने गाँव में, उन्होंने फ़ोन लगाया जाते हुए नवाज शरीफ साहब को, और फ़ोन लगाया तो वहाँ से उन्होंने कहा कि जी नथिंग डूइंग, APC भी होगी, आपका एजेंडा भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद से उन्होंने, आपने देखा कि मरियम साहिबा से बात की, उसके बाद कहा जाता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी से भी रब्ता किया, जरदारी साहब भी रब्ता किया उन्होंने। अब देखें ये बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ गई कि नवाज शरीफ साहब
लगता है, बाजार बड़ा लगता है कि बीमारी अपनी मुतहर्रिक हो जगह गए। है, लेकिन देखें ना, मुतहरक इसलिए उनकी पार्टी है, लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, पार्टी को भी बचाना है, सियासत को भी बचाना है, और बड़ी पार्टी है, कोई मामूली पार्टी नहीं है। आप देख लें, वोट वो दावा भी करते हैं कि इनसे ज़्यादा वोट उन्होंने लिया था। अब आ जाते हैं ज़ुबैर साहब, सीधा सीधा आप पे सवाल करता हूँ कि अभी सूरत हाल जिस तरीके से तब्दील हो रही है, आपको वजूहत क्या लग रही हैं कि हुकूमत तो पैनिक कर गई है, तो क्यों कर गई है? वो कहते हैं कि जी हमने बड़े मसाइल हल करने की कोशिश की है, लॉन्ग टर्म में हमने जो है वो हम प्लान कर रहे हैं किस तरीके से अदारों की रिफॉर्म होगी, इकॉनमी को कैसे बेहतर करेंगे, और बार बार तो वो डोरा पीट रहे हैं कि जी 20 बिलियन से हमने $3 बिलियन पे करंट अकाउंट डेफिसिट ले हैं। आपके ख्याल में क्या वजह है कि क्या एक कॉल नवाशी साहब ने किया है तो उसके बाद ये हलचल पैदा होगी, या आपके ख्याल में वाकई जेनवनली ये बात हुकूमत कर रही है कि जी नवाशी साहब वो वादा करके गए थे और जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था या जो भी तय हुई थी उन चीज़ों को वायलेट किया गया, और उनको जो मेडिकल रिपोर्ट्स रेगुलरली भेजनी थी लंदन से वो नहीं मिली, उसके बाद से ये मामला ख़राब हुआ? तो कैसे देखते हैं सारी चीज़ों को? देखें, एक तो एहतशाम साहब, जाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ें जो हैं उसमें कोई असेसमेंट होती है बहुत सी चीज़ों की। आपकी अपनी असेसमेंट आपने काफ़ी अच्छे तरीके से ओवरऑल असेसमेंट की है, लेकिन ये एक हकीकत है कि जब मियां नवाज शरीफ बाहर जा रहे थे और उसका प्योरली मेडिकल रीजंस के बेसिस पर आपने खुद रेफरेंसेस दे दिए कि किस किस ने, वो बड़े ऑनरेबल लोग हैं और वो कोई पॉलिटिक्स, डॉक्टर शम्सी को इस स्टेज पर पॉलिटिक्स नहीं खेलनी है, ना वो किसी साइड पर हैं। इसी तरह से जो इलाज भी उनका गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में हो रहा था, आज कल भी शायद एक इंटरव्यू में यास्मीन साहिबा ने ये दोबारा ये कहा कि जी शी मेंटेन्स कि जी उनकी रिपोर्ट्स, बिकॉज वो अदरवाइज दूसरा स्टांस लेना यास्मीन साहिबा के लिए तो बहुत ही डेंजरस है ना, जिस तरह फवाद चौधरी वगैरह ले रहे हैं कि जी लेबॉर्ट्री से फज करवा ली थी। अगर लेबॉर्ट्री से फज शहबाज गुल भी यही कह रहे हैं, गोज डीप इनटू द होल थिंग। जी शहबाज गिल भी यही कह रहे हैं, बट अगर आप उन्होंने सही से अगर हम उनकी बात भी मान, मैं कहता हूँ कि अगर सपोज करें, लेट्स टेक देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू, what does it show of the decision making process of the Punjab and the federal government? फिर इट reconfirms हमारा स्टांस कि ये हुकूमत फैसला साजी में बहुत ही नाकामी है। अगर ये एक केस में इस तरह से बिल्कुल फैसला कर रहे थे, जो वज़ीर आज़म ने कहा ना कि जी हमने तो, और काबीना की मीटिंग 5 घंटे एक दफ़ा चली थी जिसमें ये फैसला किया गया है कि मियां नवाज शरीफ को, सो ये तो इसका मतलब ये है कि इनको तो कोई भी, जिस तरह शुगर क्राइसिस में वो कहते हैं कि जी लीड्स ये कर देती है, वो में माफियाज इनको बेवकूफ़ बना के निकल जाते हैं, तो ये तो फिर हुकूमत करने के काबिल नहीं है। तो ये तो उस पॉलिटिक्स को छोड़ के ये एक जेन्युइन केस था, वो बाहर गए। मियां नवाज शरीफ वॉज वेरी सीरियस, जाहिर सी बात है अपनी सेहत के हवाले से, और डॉक्टर शम्सी का अगर आपने बयान फरवरी में सुना हो तो उन्होंने कहा कि जब मैं उनको देख रहा था तो उनको ब्लड वाज ऑल ओवर हिज बॉडी, और उस दौरान उनको हार्ट अटैक भी हुआ था। आई मीन नथिंग कैन बी वर्स देन दैट। तो वो इलाज कराने में क्यों नहीं कोई इंटरेस्टेड होगा, और वो कोई क्रिएट ऐसा नहीं करना चाहते थे, ऐसी सिचुएशन किसी के लिए भी कि वो ऐसा महसूस हो कि वो यहाँ से गए थे इलाज कराने और वहाँ जाके पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी। सो ये अवॉइडेड दैट सिचुएशन, बिकॉज मियां नवाज शरीफ को छोटे पॉलिटिशियन तो है नहीं, उनकी 2 स्टेटमेंट्स आएँ और तो जाहिर है हलचल मिट जाती है, और इसमें इनडायरेक्ट रेफरेंस से हलचल मिट जाती है। एक डायमेंशन इस सारे मामले की और भी है। अभी आप देखते हैं कि 2 साल से हुकूमत कह रही है कि जी इमरान खान साहब ख़ास तौर पे कहते हैं कि जी NRO मांग रही है अपोजिशन, NRO प्लस 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 की बात हो रही है। उसके बाद से आप लोगों की तरफ से बड़ा बमांगे दौल कहा गया, और आज भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई कहाँ NRO, किसने मांगा है? बिलावल भुट्टो भी यही बात करते हैं, नाम ले। शिबली फराज साहब का दावा है, कल उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो 3 पेज का उन्होंने ड्राफ्ट प्रपोजल थी, ये 99 का ऑर्डिनेंस जो है उसमें सेक्शन 18 में वो तब्दीली की बात करते हैं कि 34 अमेंडमेंट्स आप लोगों ने दी, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि जी आप नैब को बिल्कुल उसके दांत निकाल दें, और ये सिरे से जो नैब का मैंडेट है कि जी वो करप्शन के केसेस परसू कर रहा है वो ये बिल्कुल ख़त्म कर दे, और ये कि जी ये $1 बिलियन से ज़्यादा के केसेस हैं उनको तो हाथ ही न लगाया जाए। तो वो ये कह रहे हैं कि जी ये है वो जो बरोस पूछते हैं, इशारा करके ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बताते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि जी ये NRO मांगते थे, हमने NRO नहीं देना। लोग ये बार बार मुझसे कहते थे पूरी हुकूमत से बताएं किसने मांगा है, तो उन्होंने कहा जी ये NRO नहीं तो क्या है, कि जब आप कहते हैं कि केसेस विड्रॉ कर लें,
आप करप्शन की कहानियाँ बंद कर दें, इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है? तो इसको कैसे कमेंट करेंगे आप ज़ुबैर साहब? जी, एहतशाम साहब, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, जस्ट गिव मी सम टाइम। देखें, एक तो सियासत छोड़ के अगर कोई बैंकिंग रिफॉर्म्स करने के लिए बैठेंगे या मनी लॉन्ड्रिंग का केस ले ले, प्योरली बैंकर्स बैठे हैं स्टेट बैंक, तो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू होंगे कि इसमें किस किस्म के रिफॉर्म्स किया गया जाए, किस किस्म के चेंजेस किया जाए। इस पर तो तमाम पार्टीज़ का और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट का मुत्तफिक राय है कि नैब इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इज़ नॉट फिजिबल और उसमें चेंजेस होने ज़रूरी है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई अलग राय रखता है, ना ही पीटीआई हुकूमती अहदेदार इसमें कोई दो राय रखते हैं कि जी नैब को चेंज करने की ज़रूरत है। अब चेंज करने के लिए जब बात होती है तो एक तो मैं ये जो 1 बिलियन की पहले मैं बात कर दूँ, देखें पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ होती हैं जो केसेस को रेफ़र करती हैं। हमने जब सजेस्ट किया था कि नैब एक तरफ से ये कहता है कि हमारे पास इतना लोड है, सुप्रीम कोर्ट तक में उसने जाके कहा है, तो हम परस्यू ही नहीं कर सकते, ना क्वालिटी के हिसाब से ना क्वांटिटी के हिसाब से। तो हमने कहा इसको आप सेपरेट कर दें कि जो हम ये कह रहे हैं कि जो बड़े केसेस हैं, जो रियल करप्शन के जिसका आप कहते हैं, तो 1 बिलियन से ऊपर नैब करें और उससे नीचे जो मुतल्लका इदारे हैं जो पहले करते थे। क्या नैब खत्म होने से क्या इंडिया में नैब है जो सारे करता है? सो FIA है, FPR है, SCCP है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, एंटी करप्शन है। हमने तो सिर्फ ये सेपरेट करने के लिए कहा था। ये हम कैसे कह सकते हैं कि जी आप 1 बिलियन तक की करप्शन को एक्सेप्ट कर ले, नैब ना करे, नैब के अलावा कर ले। अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल दे कैन डू इट, बट देन डू दे हैव द क्वालिटी, डू दे हैव द रिसोर्सेज, और वो क्या उनकी पास्ट परफॉर्मेंस ये रिफ्लेक्ट करती है कि वो इतने ज़्यादा केसेस हैंडल भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसलिए हमने कहा था, और किसी ने नहीं कहा था आप ना करें। आप कहते हैं कि नहीं जी हम ये नैब को हम ज़्यादा रिसोर्सेज दे देंगे, ज़्यादा कोर्ट्स नैब के कायम कर देंगे और नैब कर लेगा, तो फाइन विद दैट, बट दे हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट। दूसरी बात ये है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि जी आप हमारे लिए करें, लेकिन मसला ये है कि तभी तो हम कहते हैं कि हमने तो भुगत लिया, हमने तो असेंबली के फ्लोर पे उसके बाद कहा है। आज अभी मैं ये कह रहा हूँ, कल मैं शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल के साथ था, हम वहाँ गए हुए थे हासिल बजिंजो की कंडोलेंसेस पर। हम रास्ते में यही बात कर रहे थे कि हम तो बार बार ये कह रहे भाई आपको इतराज़ है ना, नहीं करना चेंज, हमने तो भुगत लिया, आपने ट्राई कर लिया। 2 साल बहुत पीरियड होता है जिसमें आप किसी को भी कोई केस बना के अगर कोई जेन्युइन केस होगा तो आप कन्विक्शन भी दिलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रेक का टाइम, कन्विक्शन दिला दी। सो वी आर रेडी, we have no problem with the NAB laws as they exist today, but पाकिस्तान के लिए क्या ये लॉन्ग टर्म में सही होगा या नहीं होगा, ये PTI को देखना है। ठीक है ज़ुबैर साहब, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के हम इसी टॉपिक पर मज़ीद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं एहतशाम साहब, पहले मैं आपको जानने पाऊँगी, फिर मैं ज़ुबैर साहब से भी इस पर टेक लेती हूँ। कुछ मामलात हैं, एक तरफ हुकूमत का स्टैंड है, एक तरफ अपोजिशन का स्टैंड है, उसके बाद फिर बीच में कुछ पैटफ के हवाले से मामलात हैं और APC के हवाले से मामलात हैं। इन सब सिचुएशंस को ज़रा एक ट्रैक पे लेकर चलें तो कहाँ सिचुएशन जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, हमारी बुनियादी सवाल इस वक्त यही है, और बुनियादी बात यही है कि हमने हमेशा देखा है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे यूरोप है, अमेरिका है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ओपोजिशन का काम हुकूमत को टफ़ टाइम देना होता है। हुकूमत का काम रोज़ाना ओपोजिशन का काम हुकूमत को टफ़ टाइम देना होता है। ओपोजिशन आए दिन सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उन्हें ज़रूरत होती है मीडिया की सबसे ज़्यादा, और तनकीद करने का हक़ भी उनको होता है, इसलिए कि वो कहते हैं कि आप बताएं आपने क्या किया, डिलीवर क्या किया, आपने वादे किए, आपने दावे किए, वो कहाँ गए। मेरा अपना ख्याल है कि जो हुकूमत इस वक्त बड़े शदीद दबाव में है ना, वो ये है कि 2 साल में कारकर्दगी के सवाल तो है, लेकिन रिफॉर्म करना, अदारों को ठीक करना, एनर्जी सेक्टर, रेवेन्यू, दूसरी तीसरे, वो बात की बातें हैं। पहली बात यह है कि जो सब लोग तवक्को करते हैं कि जी आम आदमी के लिए क्या किया। अब मसला है कि जैसे रोज़ कहते हैं रिलीफ नहीं मिला, मुश्किलात महंगाई की सूरत में बहुत ज़्यादा होगी। अब ओपोजिशन पॉइंट स्कोरिंग भी कर रही है, ओपोजिशन को इसका फ़ायदा भी हो रहा है। हुकूमत के लिए क्या मसला है? मैं जो देखता हूँ कि हुकूमत को अब यहाँ पे अब सोचना चाहिए बैठ के कि भाई
क्या शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म में हम क्या लोगों को दे सकते हैं। ठीक है, लंबी बात है कि जी 1 करोड़ नौकरियां देनी है आपने, 50 लाख घर बनाने हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप कुछ भी नहीं करेंगे तो सवाल तो लोग उठाएंगे। लेकिन ज़ुबैर साहब, मेरा अपना ख्याल है कि जो अपोजिशन के लिए जो एक मुश्किल पेश आएगी, जो आप एक इंडिपेंडेंट नुक्ता नज़र से लोग देखेंगे, अभी आप देख लें APC होनी है नहीं होनी, तो चलो वो तो अभी बहुत सारे सवाल हैं, इसके बाद होगी, वो कितना टफ टाइम देंगे, सड़कों पे आएंगे नहीं, क्या ग्रैंड लाइंस बनेगा नहीं बनेगा, छोड़ें उसको। असल बात यह है कि जो हुकूमत कहती है, और किसी हद तक मेरा ख्याल है, मैं एग्री करता हूँ इस बात पे, जो आज खबरें आ रही हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से अपोजिशन हमें ब्लैकमेल कर रही है, हमें दबाव में लाने की कोशिश कर रही है, और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जी आप अमेंडमेंट्स ना लेके आए मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, और ज़्यादा मैं चाहूँगा कि आप जवाब इस बात पे दें कि मौलाना फजल रहमान साहब ये दावा करते हैं कि मैंने नवाशी साहब भी बात की है कि पार्लियामेंट में जो आप कोऑपरेट करते हैं, और ख़ास तौर पे फटफ के मामले में, इसको ख़त्म करें। तो सवाल तो फिर यही है कि बात तो ज़ुबैर साहब आ जाती है, आप भी समझते हैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह से कि इस वक्त लेजिस्लेशन बाई पार्टीजान FATF के हवाले से नहीं होती, तो अगले महीने मीटिंग होनी जा रही है, हमारे लिए मुश्किलात होंगी। 3-4 बड़ी अमेंडमेंट्स हो गई हैं, 2-3 कहा जाता और भी हैं। आप समझते हैं कि फजल रहमान साहब नवाज साहब से कहलवाने में या एक मैसेज देने में कामयाब हो गए हैं कि जी पार्लियामेंट में हुकूमत को कोई कोऑपरेशन नहीं देना फटफ के मामले में, क्योंकि अगर ये यही एक बुनियादी चीज़ है कि जिस पे हुकूमत जो है ना वो बातचीत के लिए आगे आएगी। आप समझते हैं कि ऐसी बात है? जी देखें जी, फैटफ के हवाले से आपने ख़ुद कहा कि बहुत से जो क़वानीन हैं वो अमेंड हो चुके हैं, और 1-2 जो रहते हैं वो वेडनेसडे तक असेंबली का सेशन है ये जो करंट, और आप देख लेंगे वो पास भी हो जाएंगे। देखिए, ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि कोई भी आप तरमीम लाने की बात करें और आप अपोजिशन को कहें कि आंखें बंद करके वो तरमीम पर साइन कर दे। हमेशा हर एक पर बात होगी, किसी चीज़ पर भी आप लेके आएंगे, और अगर नहीं होगी तो मेरा ख्याल है डेट विल बी अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन कि हम उसमें अपना एक वो बता भी नहीं सकते। हमें अफसोस इस बात का है कि फैटफ के जितने भी आए हैं उसमें हमने भरपूर सपोर्ट की है, हमने कुछ तरामीम सजेस्ट की, उन्होंने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया, और कहीं ऐसा नहीं लगा कि या तो ये हो ना कि टाइम के हवाले से कि जी 6 महीने से, 4 महीने से, या इवन 1 महीने से लटकाया हुआ है हमने और हम कॉपरेट नहीं कर रहे। कब लाए हैं तरमीम, और आपने अगर 2 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा डिले हुआ है तो अब 2 दिन का भी डिले ना हो तो मेरा ख्याल है लोग भी सवाल उठाएंगे कि ये असेंबली है क्या है जो किसी चीज़ को डिबेट नहीं करती। और दूसरी बात ये मेरा ख्याल है अगेन आज भी शायद शिबली फराज साहब ये कह रहे थे या हमाद अज़हर कि हम ग्रे लिस्ट में इसलिए आए हैं हमारी वजह से हैं। मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा इस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा शदीद मुश्किल थी वो उन तंजीमों के हवाले से थी और उन एक्टिविटीज़ के हवाले से थी जो कि जाहिर सी बात है कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए अपना फेलियर के फॉर ऑल ऑफ दोज ईयर्स हमने इस चीज़ को ठीक नहीं किया था। जब 2014-15 वगैरह में हम कहते थे तो शायद हमें इस बात पर देखे ना, TTP जिस तरह थी, लश्कर जंगवी थी, लश्कर तैयबा थी, PMLN का क्या मौक़िफ़ था इस सिलसिले में। अभी आपने सबसे ज़्यादा किस पर कुल्हाड़ी चलाई है? उन पर चढ़ाई है ना कि बैन करें उनको ऑर्गेनाइजेशन। और एहतशाम साहब आप हों या मैं हूँ, हम किसी भी जगह बैठे हुए दुनिया में वाई डू वी, ये मैं उस वक्त भी कहता था, वाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट सच ऑर्गेनाइजेशंस। मैं नहीं चाहता कि ये हमारे हिस्सा हो नेशनल नैरेटिव का, और इसमें फॉर एनी रीज़न हम जस्टिफाई कर सकें गन का इस्तेमाल या इस किस्म की हरकतें और नॉन स्टेट एक्टर्स को बर्दाश्त कर सकें। तो मेन चीज़ ये थी। उसके अलावा बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग, हम क्यों कहेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग का बिल पास? मेरा ख्याल है वक्त कम है, एक सवाल मैं कर लूँ फिर मारिया आप आ जाएं अपना तालिबान के ऊपर। एक चीज़ बताइएगा ज़ुबैर साहब कि अब ये जो कहा जा रहा है कि 9 माह के बाद एकदम से नवाशी साहब के बारे में हुकूमत इतनी संजीदा नज़र आती है, इतनी पैनिक में नज़र आती है कि जो उनको वापस लाया जाएगा। सारे बैक टू बैक इंटरव्यू, कल बाबर रवान साहब भी बैठे कि जी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, उनको वापस लाएगी। आमतौर पर लोग कहते हैं कि जब तक नवाशी साहब खामोश रहे, मामलात इधर से भी खामोश रहे, मरियम साहबा भी खामोश थी। अब क्योंकि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं लंदन में बैठ के पार्टी के मामलात भी चलाऊँगा, मैं चीज़ों को ख़ुद ओवरसी करूँगा। आपके ख्याल में क्या है कि वजह यह भी है कि हुकूमत जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है वो नवाशी साहब का ये कहना कि जी मैं खुल के सियासत करूँगा या
मरियम साहब आगे बात करेंगी तो पूरी की पूरी सपोर्ट उनको दे रहे होंगे लंदन में बैठ के। सर इसमें एडअप ये भी कर दूंगी कि जिस तरह से सर इसमें एडअप ये भी कर दूंगी, उसका जवाब भी दे दीजिएगा साथ ही। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने सिर्फ इलाज के बारे में कंफर्मेशन दी थी, मैंने बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन जो शेख रशीद साहब हैं वो ये जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं इमरान खान के साथ कोई डील नहीं हुई है, डील इदारों के साथ हुई है। अब ये देखें ना, ये हुकूमत क्यों घसीट के किसी और को लेके बीच में आ रही है। एंड आई विल नॉट लाइक टू कमेंट ऑन शेख रशीद पॉइंट ऑफ व्यू। शेख रशीद ये शो करते हैं कि जी वो पत्नी पिंडी से कितने क्लोज हैं, और वो हमेशा उस चीज़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मेरा नहीं ख्याल है कि उनको गेट नंबर 4 से अंदर भी घुसने दिया जाता है। और क्यों, मतलब वो कहते हैं गेट नंबर 4 पे मैं बैठा हूँ, शहबाज साहब भी वहीं बैठे हैं। तो मतलब फ्रैंकली आप खुद बताएं ना कि अगर किसी के साथ इदारों ने डिस्कस करना होगा तो प्राइम मिनिस्टर इज़ द रेलिवेंट पर्सन। और मेरा तो अपना तज्जिया यही है। देखें 11 तारीख को जो नोटिस मिला था मरियम नवाज़ को, वो हमने तो नहीं कहा था कि नोटिस देने के लिए। सो अगर आपने सियासत करनी थी, और हम ये 100% समझते हैं, लोग हमारे बहुत से लोग शर्माते हैं ये कहते हुए कि जी जब वो उनको नोटिस आया था तो हमने रिस्पांस जो था प्योरली लीगल क्यों नहीं दिया था, अकेली क्यों नहीं चली गई थी। हमारी नज़र में वो पॉलिटिकल नोटिस था। उसको अगर आप नोटिस ही पढ़ लेना एहतशाम साहब, कि वो एक तरह से इंक्वायरी करना चाहते थे कि जी आपने जब ज़मीन ली थी तो क्या आपने असासे शो किए थे, असासे उनके शो हुए हुए, वो एक लेटर से भी कर सकते थे वो चीज़, और वो स्टार्ट कर सकते थे उस इंक्वायरी प्रोसेस को। जब आप खुद सियासत करने की कोशिश करेंगे और 100% सियासत करने की कोशिश करेंगे तो हम एक सियासी एक पार्टी हैं और मरियम नवाज़ एक सियासी लीडर हैं, तो हम तो नहीं ये शो करेंगे कि जी हम डर गए और आपने हमें कह दिया है तो हम कांपना शुरू कर दें। तो हम भी सियासत से ही जवाब देंगे, उसके लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल ज़रूर करेंगे। और वो लेके भी गई थी, उसका जवाब जो था वो पूरा तैयार था, जिसमें ये बिल्कुल क्लियर कट था कि जी जब ये ज़मीन ली गई थी उस वक्त से उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है और उसके सोर्सेज भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यही चीज़ आप एफबीआर को नोटिस दे के आप पूछ भी सकता था। नैब में तो इतनी कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो उनको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलनी है। तो पहले आप खुद सियासत शुरू करते हैं, और नैब के पीछे इमरान खान साहब ही होंगे, वो क्या सोच के उन्होंने नोटिस इशू किया। और फिर हलचल जो मिची है, मैं अगर हुकूमत में हूँ तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर के पास जाके कहूँ कि खुदा के लिए इसको इग्नोर करें। आप तो और ज़्यादा चढ़ा रहे हैं इसको, और ज़्यादा नवाज शरीफ को पॉपुलर बना रहे हैं, मरियम नवाज को और ज़्यादा। रोज़ अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि, और दूसरा फिर सवाल एक ये भी होता है, जिस तरह आपने भी कहा कि 2 साल के बाद आपको जवाब देना है अपनी परफॉर्मेंस का। आप मान लिया आपकी तमाम शिकायतें कि जी ये था, करप्शन थी, पता नहीं करंट अकाउंट डेफिसिट था, बट आप ये बताएं ना कि आपकी फैसला साजी 2 साल में, हाउ डू यू जस्टिफाई योर ओन परफॉर्मेंस थ्रू योर डिसीजन मेकिंग। क्या आपने, आप एक सेंटेंस का पहला हिस्सा जरूर बोलते हैं कि करंट वो सर्कुलर डेट 1.1 बिलियन रुपीस था, लेकिन सेंटेंस का दूसरा हिस्सा नहीं बोलते कि अब वो 2.2 हो गया। आप कर्जे ये तो बताते हैं कि जी पीएमएलएन की हुकूमत ने 10,800 कर्जे लिए थे 5 साल में, लेकिन सेंटेंस को कंप्लीट ये नहीं करते कि हमने 11,300 के ले लिए 2 साल में। तो लेकिन साहब ये भी कहते हैं 5,000 कर्जा हमने वापस किया, 9 बिलियन डॉलर इस मौजूदा माली साल में हमने वापस कर दिए। एहतशाम साहब, मैं उसको वजाहत दोबारा कर दूं, ये इससे ज़्यादा मज़ाक़ खेज़। मैं पहले एक आर्टिकल में लिखा था कि हम तो समझते थे कि इनको इकोनॉमिक्स पढ़ानी पड़ेगी, लेकिन अब तो हमें मैथमेटिक्स, बड़ा सिंपल है। पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज़ 30,000 बिलियन था, इमरान खान भी बोलते थे 30,000 से आज है 43। इन्होंने 18,000 रुपए के कर्जे लिए, 5,000 के माइनस कर दिए हैं, वो 43 है। नेट इंक्रीज 13,000 है, नेट इंक्रीज। और हमारा भी जब 30,000 कहते हैं तो उसमें हम क्या कर्जे नहीं वापस करते थे। मतलब रीपेमेंट के बाद पाकिस्तान की हमने जितने 5 साल में लिए थे उससे ज्यादा ये 2 साल में ले चुके हैं। रीपेमेंट के बाद की बात होती है हमेशा। कर्जे तो नेट इंक्रीज, आपने अगर पर्सनल कर्जा लिया हो, आप जितने मर्जी उतार चुके हो, आप तो आज आउटस्टैंडिंग अमाउंट की बात करेंगे ना। और ये आगे पूरे इमरान खान पार्लियामेंट में ये कह रहे होते हैं कि हमने इतने कर्जे वापस लिए इसलिए ज्यादा हो गए। तो इसमें ज्यादा नहीं, उससे कम हुए हैं। अगर आपने वापस ना किए होते तो वो आपके 18,000 आपके
ठीक है, लेकिन एहतशाम साहब इसमें आपसे ये एक क्लैरिटी चाहूंगी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कोई इतना बड़ा क्रेडिट नहीं है करंट अकाउंट डेफिसिट पर, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। इस पर शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, फिर ब्रेक की तरफ जाना। देखिए बुनियादी तौर पे तो अपोजिशन यही कहती है ना कि जी क्योंकि आपने इंपोर्ट्स कट कर दी थी, जब आपने मासिव इंपोर्ट्स कट कर दी तो जाहिर सी बात है फिर एक्सपोर्ट भी आपकी खास नहीं बढ़ी, तो नेचुरली ये कम हो गया। मेरा ख्याल है ये थोड़ा मानना पड़े। 1 मिनट चाहिए होगा। जी जी जुबैर साहब, अगर मैं आपसे ब्रेक के बाद इस पर कमेंट दूं, ब्रेक के बाद मैं आपसे, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के जुबैर साहब से कंटिन्यू करूंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जुबैर साहब, एक तो अपनी उस बात पे भी कमेंट कीजिएगा, और दूसरा मैं चाहूँगी साथ इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा। अफगान तालिबान का वफ़द जो है वो दोहा से इस्लामाबाद पहुँच चुका है, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की दावत पर वफ़द पहुँचा है। क्या ख़ित्ते में डेवलपमेंट देख रहे हैं आप इस हवाले से? मैं सिर्फ एक कमेंट करंट अकाउंट डेफिसिट का, ऑल्दो मैं चाहता था कि ज़्यादा तफसील से, लेकिन चूँकि ये दूसरा सवाल भी इंपॉर्टेंट। करंट अकाउंट डेफिसिट जी हमारे पहले 3.5 साल में आप नंबर्स उठा के देख लें, बिल्कुल रीज़नेबल था। लास्ट 1.5 साल में जो पड़ा था और हमारा प्लान था उसको हैंडल करने का, वो था बिकॉज हमने जो बिजली के कारखाने थे वो मुकम्मल हो रहे थे और उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करना लाजमी था। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमने तो फैसला किया था बिजली लाने का, आप क्या फैसला करते, आप अंधेरे रखते। क्योंकि जिस तरह इमरान खान ने बहुत अरसे के बाद BRT की अफादियत उनको समझ आ गई है कि इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कितनी ज़रूरी होती है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और रोड नेटवर्क, इसी तरह से उनको इसकी समझ से नहीं आती कि एक तरफ कॉस्ट होती है, दूसरी तरफ बेनिफिट होता है। सो अब अनइंटरप्टेड अगर बिजली आती तो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। एनीवेज कमिंग टू द अफगान थिंग के देखें, वो अफगान टॉक्स जो हैं वो स्टॉल हो गई थी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। पहले अफगानिस्तान की हुकूमत तैयार नहीं थी, तो वो जो पहले दोहा एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत तमाम प्रिजनर्स को रिलीज़ करने के लिए, जिसकी वजह से डेडलॉक हो गया था, बहुत कर दिए थे, फिर थोड़े से रह गए थे एंड सो ऑन। अब वो फिर जो 320 शायद रह गए हैं जिस पर एक बिल्कुल डिसएग्रीमेंट हो गया, टॉक्स वहाँ रुक गई हैं, उसकी वजह से नहीं होंगी आगे। पाकिस्तान का अच्छा इनिशिएटिव है, पाकिस्तान शुड कंटिन्यू टू कीप ट्रैक विद दी तालिबान, लेकिन पाकिस्तान को एक चीज़ ज़रूर जो एटलीस्ट हम समझते हैं ज़रूर शो करनी चाहिए कि पाकिस्तान डिसीजन मेकर नहीं है अफगान बातचीत में। पाकिस्तान कैन ओनली सपोर्ट दी पीस प्रोसेस। हम जब ये शो करते हैं कि हम एक फ्रीक हैं, क्योंकि अब इस वक्त हमें ये भी कंसर्न नहीं है कि वहाँ से जो हमारे बॉर्डर पे आके कोई ऐसी हरकतें हो रही हैं जिसकी वजह से हम ये कहें कि जी हम फ्रीक क्यों नहीं हैं, हम अफेक्टेड तो हैं कि ज़ाहिर है आपके नेबरहुड में पीस प्रोसेस होगा, लेकिन ये हमारी तरजीह नहीं होनी चाहिए कि जी इस वक्त अफगान हुकूमत एक बैठी है और हम कहें कि जी ये ऐसी बातचीत है कि जिसमें तालिबान हुकूमत करने लग जाए। आई एम सॉरी, वो दैट विल नॉट टेक पाकिस्तान एनीवेयर। ठीक है, शाम साहब आप जी देखिए, मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ कि बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात यह है कि अगर मामलात अब जिस तरीके से 3 नवंबर को अमेरिका का इलेक्शन होने जा रहा है, ज़्यादा तादाद में उनके लोग भी चले जाएंगे, 3000 जो तालिबान के प्रिजनर थे उनको भी छोड़ दिया गया है, तो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न बॉर्डर पे अमन हो। कम से कम हम 2 बॉर्डर पे हमारे लिए मुश्किलात हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न। और फिर जिस तरीके से आपने देखा 90s में 4 साल हुकूमत रही है उनकी, तो हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे थे। अब कहा जा रहा है कि बदलते औलाद में देल भी द डिफरेंट तालिबान, वो दुनिया से तल्लुकात रखेंगे, तालीम ख़वातीन के लिए अच्छा कुछ सब कुछ सोचेंगे। तो मेरा ख्याल है इस लिहाज से तो बड़ा अच्छा है। हिंदुस्तान जो है ना गेम से आउट हो गया है, अब जाहिर सी बात है उन्हें तो बड़ी तकलीफ है, उनकी इन्वेस्टमेंट और सारा कुछ गया। आज जिस तरीके से तनाई हिंदुस्तान की है, बाकी जगहों पर यहाँ पे भी है। मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से ब्रदर मुल्ला अब्दुल गनी साहब मैं इसमें सिर्फ कमेंट कर दूं जी, मैं सिर्फ ये देखें, हमारा बिल्कुल हमारी प्रेफरेंस होती है, हर हुकूमत की प्रेफरेंस होती है। हम नहीं चाहते थे कि मोदी या बीजेपी हुकूमत बना सके और इलेक्शन जीते, लेकिन बात यह है कि आपको डिप्लोमेटिकली यू हैव टू कीप आउटसाइड। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अवाम। अफगान अवाम एक तरफ तो हम गिला करते हैं कि अफगान ब्रीफ कमेंट कर दें कराची पे, जुबैर साहब कराची पे कमेंट कर दें, पानी हुआ है, वो कहते हैं कि एक तरफ समंदर है, एक तरफ दरिया बन गया, पूरा कमेटियां बन गई हैं, डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रही। देखें अगेन कराची का जो मसला है वो शदीद हुआ था उस दौरान, वो जो तकरीबन 15-16 साल दहशतगर्दी थी यहाँ,
उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस माहौल में नहीं हो सकती थी। और 2 साल भी अगर आपका गैप हो जाए तो वो बढ़ता चला जाता है, आपको और ज़्यादा फंडिंग चाहिए और ज़्यादा फंडिंग चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से लेके रोड नेटवर्क और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर सफ़र करता है। 2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो इस वजह से हमने पीस रिस्टोर करने का नंबर 1